Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Money and Banking Mock Test Part 2 and we are going to cover next 25 questions on money and banking from question number 26 to question number 50. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो, पहला ऑप्शन स्टेबल इन शॉर्ट टर्म, दूसरा स्टेबल इन लॉन्ग टर्म, तीसरा डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कैश बैलेंसेस और चौथा डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल इन शॉर्ट टर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये विश्वास करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो शॉर्ट टर्म में स्टेबल रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंड अपॉन। जो डिमांड फॉर मनी है मॉडर्न सेंस में वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंडेंट ऑन liquidity preferences. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज। इकोनॉमिस्ट ये विश्वास करते थे कि जो मनी है वो डिमांड किया जाता है किस इस्तेमाल के लिए? पहला ऑप्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन एन एसेट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट और चौथा अ मीडियम फॉर सेविंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसीलिए मनी का जो फंक्शन है उसमें जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो मेन फंक्शन है मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन। सवाल पूछा जा रहा है कि कीन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन liquidity preference. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना, जैसे डिमांड फॉर मनी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप समझते हैं, आप ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रांजेक्शनल डिमांड, फिर प्रिकॉशनरी डिमांड और लास्ट में आता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब यहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन लेवल ऑफ इनकम, दूसरा ऑप्शन बिजनेस टर्नओवर, तीसरा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट और चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। शेयर मार्केट की अगर बात करें, आज के डेट के शेयर मार्केट की बात करें तो जो एनालिसिस किया जाता है वो इसी हिसाब से किया जाता है कि अपने पास पैसा रखें, बैंक में रखें या शेयर मार्केट में लगाएं। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंस ऑल दीज थिंग्स। तब भी मैटर करता था, आज के डेट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाइएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके इन्वेस्ट कीजिएगा, उस जगह इन्वेस्ट कीजिएगा जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं वहां इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के ही आप इन्वेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज, जो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है हमारा रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि रिजर्व मनी को और क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, दूसरा हाई पावर्ड मनी, तीसरा कैश ऑन हैंड विद बैंक्स, चौथा बैंक डिपॉजिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बहुत नेसेसरी है ताकि हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकें। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, दूसरा इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तीसरा इंक्रीज इन द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, चौथा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज। वेलोसिटी का मतलब आप समझिएगा एक हिसाब से स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ सर्कुलेशन, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन का मतलब जिस स्पीड से मार्केट में जा रहा है उसी स्पीड से सरकार के पास आ रहा है, मतलब बैंक के पास आ रहा है, और बैंक से फिर वो सर्कुलेशन होकर के मार्केट में जा रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। देखिए सारे पैसे तो गवर्नमेंट के पास आते नहीं है, लेकिन ज्यादातर पैसे बैंक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास कितना जमा हो रहा है, बैंक उसमें से कितना लोन दे रहा है, वो पैसा कितने समय में वापस बैंक के पास आ रहा है, फिर बैंक उसमें से लोन दे रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितनी तेजी से ये सर्कुलेट कर रहा है पैसा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज, पहला ऑप्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरा ऑप्शन स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तीसरा शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स, और चौथा इर्रेगुलरिटी ऑफ इनकम रिसीट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और मजदूरी करती है। आपको मालूम है जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें वेजेस मिलता है, और वेजेस नॉर्मली पर डे के बेसिस के ऊपर मिलता है। देखिए वेजेस की जो परिभाषा है कि वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। सैलरी उनको दिया जाता है जो मेंटल वर्क करते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, जो दिमाग का प्रयोग करके काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है, ठीक है। और वेजेस उनको दिया जाता है जो शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनको वेजेस दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर रोज दे रहे हो, हर हफ्ते दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, हर साल दे रहे हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर सैलरी हो या वेज हो, अगर आप हर रोज देना शुरू कर दोगे तो ये सर्कुलेशन बड़ी तेजी से हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने जितना कमाया, आज मुझे मिला, आज मैंने खर्च किया, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना। लेकिन अगर मुझे हर महीने मिलेगा तो फिर मैं महीने महीने में खर्च करूंगा, ठीक है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब वहां पे स्लो हो जाएगा, स्पीड जो है ना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की वो स्लो हो जाएगी। तो इन्होंने ये बात बोली कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज shorter intervals of wage payments. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है हमारा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी ऑफ मनी इन फिशर्स अप्रोच हैज। अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिशर्स अप्रोच, दूसरा है कैम्ब्रिज अप्रोच, ठीक। फिशर्स अप्रोच में अकेले फिशर है और फिशर की बात की जा रही है तो फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है, जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, और फिशर्स अप्रोच को हम ट्रांजैक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। और फिशर ये कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा आपके पास उतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और ये डायरेक्टली रिलेटेड जो है ना वो एक हिसाब से प्राइस से रिलेटेड है। अब बात समझ रहे हैं, होपफुली आपको ये आइडिया लग गया होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। छोटा सा एक ओवरव्यू था। इन्होंने सवाल पूछा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ना इन फिशर्स अप्रोच वो क्या है। अप्रोच हैज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, और चौथा नो रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है other things remaining the same the quantity of money in the Fisher's approach has
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस लेवल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इनमें से कौन सा अजम्पशन सही नहीं है, इज नॉट एन अजम्पशन फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहला ऑप्शन, द प्राइस लेवल इज एन इनएक्टिव एलिमेंट इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तीसरा, कांस्टेंट रेशियो बिटवीन लीगल टेंडर मनी एंड क्रेडिट मनी। और चौथा, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली में इट इज नॉट एन assumption फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है हमारा, यहां पे फिशर्स अप्रोच का एक फॉर्मूला दिया है। इन द इक्वेशन PT is equal to mv plus m सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में v, which element is not assumed to be constant। इनमें से कौन सा एलिमेंट अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है। अगर हम P की बात करें तो P डिनोट करता है प्राइस लेवल, M की बात करें तो M डिनोट करता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, V की अगर हम बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये हो गया। और जो इन्वर्टेड कॉमा में V है वो है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M, दैट इज मनी ओनली। तो इसमें से कौन सी चीज विच एलिमेंट इज नॉट अज्यूम टू बी कांस्टेंट। पहला ऑप्शन P, दूसरा ऑप्शन V, तीसरा ऑप्शन M और चौथा ऑप्शन T। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, M। ठीक है, M क्या था, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ K इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन। जो वॉल्यूम ऑफ K है, मतलब K आप अगर समझ रहे हैं, अगर इक्वेशन जानते हैं तो K का मतलब ये होता है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन मनी। ठीक है, लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको अपने पास होल्ड करके जो रखते हैं ना, उसका जो वॉल्यूम है कैम्ब्रिज इक्वेशन के हिसाब से ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन रियल नेशनल इनकम, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वॉल्यूम ऑफ K इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन रियल नेशनल इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पीगू। इनमें से कौन सा इक्वेशन पीगू ने दिया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय KY, दूसरा P is equal to KR divided by M, तीसरा P is equal to KT divided by M और चौथा P is equal to MV divided by T। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन B, P is equal to KR divided by M, या इसे बोलते हैं M divided by KR, where P stands for value of money और its inverse the price level, M divided by KR, M represents the supply of money, R the total national income and K represents that fraction of R which people wish to keep in cash। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, P is equal to KR divided by M। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है हमारा, which of the following statements is true for Cambridge approach in comparison to Fisher's approach। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कैम्ब्रिज अप्रोच में अगर हम उसे फिशर्स अप्रोच से कंपेयर करें। पहला ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच में मोर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई दिया गया है एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। दूसरा ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। तीसरा, कैम्ब्रिज अप्रोच हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी एज वी कंपेयर इट विद फिशर्स अप्रोच। और चौथा, कैम्ब्रिज अप्रोच डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट फॉर कैश बैलेंसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैम्ब्रिज अप्रोच के कंपैरिजन में, मतलब अगर फिशर्स से अगर कैम्ब्रिज का अगर हम क्या करें कंपैरिजन करें तो जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। कैसे जरा समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, कैम्ब्रिज अप्रोच जो था वो था क्वालिटी मनी की बात कर रहा था, ठीक है, और कैश बैलेंस की बात कर रहा था, ठीक है।
यहाँ ऑप्शन डी में आप कैश बैलेंस देख रहे हैं, लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट दिया है। इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेकुलेशन ऑफ मनी, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है प्लीज, ठीक। तो अगर हम बात करें फिशर्स अप्रोच, फिशर्स ने बोला था क्वांटिटी, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, उतना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, जितना जल्दी पैसा आएगा उतनी स्पीड में वो सर्कुलेट करेगा। कैम्ब्रिज ने बोला कि एक मिनट, आपके पास जितना भी पैसा आएगा क्या आप उसे एक बार में खर्च कर दोगे? नहीं, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया, उन्होंने बोला कि डिमांड फॉर मनी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होगा? ट्रांजेक्शनल अप्रोच, और ये आपका क्वालिटी पैसा खर्च होगा ट्रांजेक्शन में, बाकी पैसा बचा लेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, जो आपने पैसे बचा लिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसमें आपने कुछ पैसे बचा लिए प्रिकॉशनरी नीड के लिए और कुछ पैसे बचा लिए आपने स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये कैम्ब्रिज अप्रोच था, जो बेसिकली अगर हम उसे कंपेयर करें फिशर्स अप्रोच से, तो वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। फिशर्स में कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं था। फिशर्स ने बोला अगर आप बिजनेसमैन हो, जितना ज्यादा पैसा आएगा पूरा खर्च कर दोगे, और मिलेगा और खर्च कर दोगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे। कैम्ब्रिज ने बोला नहीं भैया, हम पूरा नहीं खर्च करेंगे, हम कुछ बचा के भी रखेंगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है हमारा कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। दूसरा, कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा, इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कीन्स ने कहा था कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन द integration of the money lies in integrate the theory of money with the theory of value and theory of output. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है, ये कीन्स का कंट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर मनी में और बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है हमारा which of the following statement is not correct with regard to Friedman's restatement of quantity theory of money। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू फ्राइडमैन स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहला ऑप्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड द डिमांड फॉर मनी। दूसरा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। तीसरा, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस लेवल एंड द डिमांड फॉर मनी। और आखिरी, the demand for money varies directly and proportionately with the change in the general price level। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ये ऑप्शन सही है। ये जो बात कही गई है, इट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। उसके लिहाज से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया था कि जो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन हमारा, इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय। भारत में 1 रुपए का कॉइन कौन मिंट करता है? पहला ऑप्शन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा, कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई किस डेट को नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन, जनवरी 1, 1949। दूसरा ऑप्शन, अगस्त 15, 1947। अरे भैया, इस देश इस समय आजादी मिली थी हमको, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा है अप्रैल 1, 1935। नहीं, इस टाइम आरबीआई ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। और जनवरी 26, 1950। अरे हमारा देश रिपब्लिक बना था, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 26, 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। उसके पहले वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेटली काम कर रहा था, प्राइवेट तरीके से। प्राइवेट तरीके से का मतलब ये था कि देखिए, आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में और 1 अप्रैल 1935 से उसने काम करना शुरू किया था, लेकिन
आरबीआई में फॉरेन का कैपिटल बहुत ज्यादा था। तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि वहां पे जो ज्यादातर शेयर था वो अब किसका हो गया, भारतीय सरकार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक एक्ट वॉज पास्ड इन। जो रिजर्व बैंक एक्ट है वो कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1949 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द रिजर्व बैंक एक्ट वॉज पास्ड इन 1934। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है हमारा, द आरबीआई हैज नो पावर टू इशू नोट ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ। आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है कितने रुपए के डिनोमिनेशन के नोट को इशू करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹1000, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा 100। देखिए अभी की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज का नोट भी सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उनके पास पूरी की पूरी पावर है वो 1000 रुपीज का नोट बना, क्योंकि पहले चल रहा था ना हमारे देश में, तो ये अथॉरिटी है। 20 रुपए तो आज भी हैं और 100 रुपए तो आज भी हैं। 150 रुपए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150, ठीक है। 150 रुपए का नोट ना बना है और 200 रुपए का आ गया तो 150 रुपए का क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स? पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, चौथा बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द चेंज्ड नेम ऑफ मॉर्गेज बैंक, दूसरा ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, तीसरा, द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज, और चौथा, ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल था हमारा, और ऑप्शन सी सही है। जो मेन पर्पस है एस्टैब्लिश करने का लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच। इनमें से कौन से सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन नागपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए नागपुर में रीजनल ऑफिस है, इनका ब्रांच नहीं है, ठीक है। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच? नागपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि नागपुर में इनका रीजनल ऑफिस है, ब्रांच नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता? पहला ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, तीसरा, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स, और चौथा, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता वो है ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए और अगर बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड डे, गुड लक, बाय बाय।